दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा चीन मुद्दे पर बात करने से क्यों भाग रही सरकार, लाल आंखें कब दिखाएंगे पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि सीमा पर चीन की आक्रामकता के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति को लेकर कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस देश की सेना हमारी सीमा में घुसकर अतिक्रमण करने की कोशिश करती है, हमारी सरकार उसी देश के साथ इंपोर्ट बढ़ा देती है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चीन के साथ इंपोर्ट क्यों बढ़ा रही है, उस पर उसे संसद में श्वेत पत्र पेश करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा क्या है, हम चाहते हैं कि सरकार इस बाबत सदन में एक श्वेत पत्र पेश करे। उन्होंने कहा कि भारत का अमेरिका के साथ में व्यापार घटा है, इसके बावजूद सरकार चीन के साथ व्यापार कर उसे लाभ पहुंचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि जब चीन की सरकार भारत को तबाह करने की कोशिश कर रही है तो चीन की मदद करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चीन को लाल आंखें कब दिखाएंगे। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल दागते हुए सरकार से पूछा कि चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर सरकार बहस करने से क्यों भाग रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पा रहे। अगली बड़ी खबर, दौसा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जमकर विरोध, जमकर लिखे गो बैक के नारे। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। वहीं अगले पड़ाव में दौसा पहुंचने से पहले सड़कों के किनारे और पुलिया के नीचे कई जगहों पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लिखे गए। जानकारी मिली है कि भीम आर्मी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ ये नारे लिखवाए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। आपका क्या मानना है, क्या राहुल गांधी की यात्रा बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, भारत चीन झड़प के बाद एलएसी और एलओसी पर हाई अलर्ट पर भारतीय सेना। यह आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर शक्ति प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना ने दोनों फ्रंट पर पैनी नजर बनाई हुई है। एलओसी और एलएसी दोनों जगहों पर पूरे तरीके से सेना मुस्तैद है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर संसद में भी जमकर चर्चा हो रही है और हंगामा भी हो रहा है। विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है, तो वहीं राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ फेंका है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार से की बड़ी मांग, कहा अमिताभ बच्चन को मिले भारत रत्न। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, अभिनेता अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन बंगाल की ओर से अमिताभ बच्चन को इतने लंबे समय तक भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए हम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मानवता के लिए, अनेकता में एकता के लिए बंगाल हमेशा साहस के साथ लड़ता है और ये लड़ाई जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, सपा की साइकिल से उतरी पार्टियां फिर से सवारी को तैयार, अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं ओपी राजभर और केशव देव। ये आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में मिली जीत से समाजवादी पार्टी को सियासी संजीवनी मिल गई है। शिवपाल यादव की सपा में वापसी हो गई है, तो आरएलडी पहले से अखिलेश यादव के साथ है। विधानसभा चुनाव के फौरन बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से अब सवारी करने के लिए बेताब हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत दे दिए हैं। केशव देव ने आज तक से कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी को अखिलेश यादव ही चुनौती दे सकते हैं। अकेले दम पर महान दल चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर बसपा के साथ मिलकर हम बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन बसपा फिलहाल मुकाबले में नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। ऐसे में हमारी पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। केशव मौर्य ने कहा कि मैनपुरी में बीजेपी से रघुराज सिंह साक्य कैंडिडेट होने के बावजूद हमने साक्य समुदाय के 35,000 वोट समाजवादी पार्टी को दिलाने का काम किया। 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए हम तो तैयार हैं, अब अखिलेश यादव को फैसला करना है। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके लिए ओपी राजभर ने एक शर्त
शर्त रखी है कि गठबंधन के लिए पहले शिवपाल यादव की तरफ से करनी होगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है, इस पर हमें बात करने में गुरेज नहीं है। शिवपाल यादव कहेंगे तो हम अखिलेश यादव से सुलह कर लेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव गठबंधन के लिए पहल करें। शिवपाल यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वे कड़ी मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ में शिवपाल यादव ने यूपी के सभी जिलों को मथा है, वे जनता के बीच में काम करने वाले समाजवादी नेता हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव ही हैं जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और बड़ी खबर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। बोले भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दल पैसा कमाने के लिए सत्ता में आते हैं। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा को छोड़कर सभी दल अपने परिवारों की सेवा करने और कमीशन के माध्यम से कमाई के लिए सत्ता में आते हैं। कर्नाटक के 10 जिलों में भाजपा के दफ्तरों का उद्घाटन करने के बाद जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल अपने परिवार के लिए काम करते हैं और कमीशन के जरिए कमाई करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तक भाजपा में हर कोई लोगों की सेवा करने और उनकी छवि और नीति बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस समुदायों को बांट रही है और विकास के बारे में कुछ नहीं जानती। भाजपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस को पता नहीं है कि विकास क्या होता है, वे सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि सत्ता में कैसे आना है और इसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए कैसे करना है और कमीशन के माध्यम से कमाई करना है। कांग्रेस इससे आगे नहीं सोच सकती। जेपी नड्डा ने कहा कि बॉम्बई और उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड रखा हुआ है जो कोई और नहीं कर सकता। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दल पैसा कमाने के लिए सत्ता में आते हैं। और बड़ी खबर, जो शराब पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी ने बोला हमला। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का मांगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब कांड पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक घमासान जारी है। जहरीली शराब से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और गुजरते वक्त के साथ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विफल शराबबंदी और उनके जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी से चिपके रहने में रुचि रखते हैं। पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के बजाय वो इस घटना की तुलना अन्य घटनाओं से कर रहे हैं जो उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाती है। सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हमेशा शराबबंदी के साथ रही है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी और बेरोक-टोक आपूर्ति के जरिए काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी राज्यसभा में शराबबंदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे तरीके से हताश हैं और जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। शराब कांड में 40 लोगों की जान चली गई है और मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि विपक्ष इसे सदन में उठाए। जिस तरीके से उन्होंने सदन में प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो उनकी लाचारी को दर्शा रही है। उन्हें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि शराबबंदी विफल रही है, जैसा कि हर कोई देख रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी को सभी का समर्थन मिला है, लेकिन शराबबंदी की आड़ में होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए नहीं। ऐसी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री का बयान घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी ही पुलिस ने उन्हें विफल कर दिया है। कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि लूट शीर्ष स्तर तक साझा की जाती है। उन्हें बताना चाहिए कि राज्य में शराब की कालाबाजारी के कारण सभी दलों ने शराबबंदी का समर्थन नहीं किया। अगर वो शराबबंदी सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं तो उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। वहीं नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। और बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब को लेकर सड़क से संसद तक जबरदस्त हंगामा। विधानसभा के गेट पर बीजेपी विधायकों ने दिया धरना। ये आपको बता दें कि बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से गुरुवार को भी 10 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 43 हो गया है। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में भी बीजेपी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी विधायकों ने गेट पर जमकर धरना दिया। आपको बता दें कि सारण जिले में गुरुवार को भी जहरीली शराब पीने की वजह से 10 और लोग मर गए। मृतकों की संख्या 43 पहुंच गई। इस घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस घटना से नाराज लोगों ने संबंधित पुलिस थाने का घेराव कर हंगामा किया। वहीं बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में महागठबंधन सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
अगली बड़ी खबर। अब तेजस्वी यादव ने सवाला मोर्चा बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बिहार से ज्यादा मध्य प्रदेश और गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतें। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं मांगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार की सियासत ज्यादा गर्म है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के मुकाबले मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में जहरीली शराब पीने से ज्यादा मौतें हुई हैं। तब वहां के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के जो शराब पिएगा वो मरेगा के बयान को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद शकील अहमद ने जुलाई में संसद में गृह मंत्रालय से सवाल किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्री नित्यानंद राय ने इसके जवाब में एनसीआरबी के आंकड़ों को सदन में पेश किया। उन्होंने बताया था कि 2016 से 2020 के बीच मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 1214 लोग जहरीली शराब के सेवन से मर गए। इसके बाद कर्नाटक दूसरे, पंजाब तीसरे और हरियाणा चौथे नंबर पर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी इन 4 सालों में 50 लोगों की जहरीली शराब से जान गई, जबकि बिहार में 21 की मौत हो गई थी। यानी कि गुजरात इस मामले में बिहार से भी ऊपर है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता इसकी जिम्मेदारी लेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला कि बिहार से ज्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तो वहां बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। अगली बड़ी खबर। आखिर ये शराबबंदी है या फिर एक जानलेवा मजाक। दोगुने दाम पर मिलती है शराब, जहरीली शराब पीकर मरते हैं लोग और हजारों करोड़ का होता है नुकसान। ये आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी बिहार में एक कानून और उसके उल्लंघन पर गिरफ्तारी, जेल और सजा का मामला बनकर रह गई है। यूपी से लेकर बंगाल और झारखंड तक बिहार को आने वाली हर सड़क के रास्ते ट्रक में भर भर कर शराब आती है और गांव गांव तक पहुंचाकर बेची जाती है। यहां तक कि बड़े विदेशी ब्रांड्स भी स्पेशल डिमांड पर मिल जाते हैं। इसके बाद भी अगर राज्य सरकार जिद पर अड़ी है कि शराबबंदी तो जारी रहेगी, तो उसकी कीमत बिहार के लोग ही चुकाएंगे। कोई जान देकर चुकाएगा तो कोई दोगुने दाम देकर चुकाएगा और खुद बिहार राजस्व की कमाई गवाकर चुकाएगा। शराबबंदी का जमीनी सच यही है कि आप चाहें तो शराब माफिया आपको नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बीच बने गोलबंद के सामने आपके हाथ में शराब की बोतल पकड़ा जाएगा और आप चाहें तो आपके घर के दरवाजे पर डिलीवरी करवा देगा। जो शराब की बोतल रांची, गोरखपुर या मालदा में 800 से 1000 रुपए की कीमत की मिलती है, तो वो बिहार में आपको 2000 से लेकर 2500 रुपए की पड़ेगी। सामान असली हो या नकली इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन शराब का इंतजाम जब चाहें, जहां चाहें और जितनी भी चाहें बिहार के हर कोने में हो सकता है। आपको बता दें कि चौक चौराहों पर चेकिंग में कोई पकड़ा भी गया तो मामला उसकी किस्मत का है, चौकसी का नहीं। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माने पर भी छूटने का रास्ता खुला हुआ है। तो फिर ये बिहार में ऐसी शराबबंदी क्यों है? आपका क्या मानना है? क्या शराबबंदी हटनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर। जहरीली शराब कांड के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बोले नरसंहार है। यह आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौत के मामले पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह नरसंहार है और इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जहरीली शराब कांड में कोई अमीर नहीं, सिर्फ गरीब मर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जेल में बंद हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जहरीली शराब हादसे के सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सबको सदन से बाहर निकालो। सदन इनका तो नहीं है, सदन बिहार की हर एक जनता का है। बिहार सरकार शराबबंदी में पूरे तरीके से विफल हो गई है। आज तक बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री बोल दे इनको सदन से बाहर निकालो। यह अच्छी बात नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह नरसंहार है और इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। अगली बड़ी खबर। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दे डाली हिदायत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाई माधोपुर में उनकी तुलना महात्मा गांधी से करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कहा कि उनकी तुलना किसी अन्य महान नेताओं से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को इस मामले में 3 सुझाव भी दिए हैं। राहुल गांधी ने पहला सुझाव देते हुए कहा कि मेरा नाम गांधी जी के साथ मत लीजिए। डोटा सराजी ने मेरी तुलना महात्मा गांधी से की है। बापू नेक इंसान थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। वो 10 से 12 साल जेल में रहे, उनके पद को कोई भी नहीं ले सकता और उनकी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जानी चाहिए। उनके साथ मेरा नाम नहीं लिया जा सकता। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूसरी सलाह देते हुए कहा कि मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि वो थोड़ी सी कठिन है। उन्होंने कहा कि इस देश के लिए राजीव गांधी ने जो किया, इंदिरा गांधी ने जो किया, सरदार पटेल ने जो किया, गांधी जी ने जो किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया, उसका जिक्र
हर मीटिंग सभा में नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तीसरी सलाह देते हुए कहा कि उन्हें जो करना था वो कर दिया, मगर हमें वो बताना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शुरुआती भाषण में केंद्र सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए गलत जीएसटी नोटबंदी के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत की आधी दौलत 100 लोगों के हाथों में है और ये 100 लोग ही देश चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन 100 लोगों में से 4 से 5 ऐसे हैं जिनको महाराजा कहा जा सकता है, क्योंकि देश की हर संस्था उनके लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके लिए काम करते हैं। और ये बड़ी खबर है, सलाखों के पीछे ही रहेगा मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई 10 साल की सजा। ये आपको बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पिछले कुछ वर्षों से जेल में है। मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर में 1996 में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमले को लेकर हुई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने, हत्या और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं। अंसारी हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर पर जेपी नड्डा ने बोला जबरदस्त हमला। बोले केसीआर को अब आराम देने का समय आ गया है। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने तेलंगाना के करीमनगर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है, उनको अब आराम देने का समय आ गया है। ऐसे में जनता को इन्हें सत्ता से हटाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना को कर्ज में डाल दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो आ रहे थे तो टीआरएस के लोगों ने उनकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री केसीआर को मैं बता देना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र है, यहां जनता दमन को प्रजातंत्र के अंदर इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर देती है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर हमेशा कहते हैं कि तेलंगाना सबसे अमीर राज्य है, लेकिन मैं आपको सही करना चाहता हूं, याद रखिए आपने तेलंगाना को गरीब राज्य बना दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार युवा, महिला, किसान और गरीबों के लिए काम कर रही है, तो वहीं केसीआर सरकार भ्रष्टाचार करने और लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान फिल्म पर बैन लगाने की मुस्लिम संगठनों ने की मांग। बताया ऐसे किया जा रहा बदनाम। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर विवाद जारी है। जब से पठान मूवी का बेशरम रंग गाना रिलीज हुआ है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले हिंदू और अब मुस्लिम संगठनों ने भी शाहरुख खान की इस फिल्म को बैन करने की मांग कर दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने बॉलीवुड के बादशाह की पठान फिल्म को तुरंत बैन करने की डिमांड की है। बता दें कि पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने में एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के हॉट और बोल्ड सीन दिखाए गए हैं। इस गाने में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी भी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। इस पर भी संगठनों ने आपत्ति जताई है और फिल्म बैन करने की मांग की है। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने भी खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम संगठनों ने फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने में दर्शाए गए सीन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के चेयरमैन औसाफ शाह मीरी खुर्रम ने पठान मूवी को इस्लाम की तौहीन करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पठान मूवी पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या इस मूवी पर रोक लगनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।